हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय और आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम एग्जाम का पेपर जो अभी हुआ है 8 तारीख को उसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीधे के सीधे पेपर पे और पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषक का कौन सा कारण है? भोजन के साथ चाय लेना, केवल शाकाहारी भोजन लेना, रोजाना गेहूं लेना या प्रतिदिन चावल लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया? तो भारत में मतलब किस तरह का भोजन अगर आप लेते हैं तो उसकी वजह से आप में आयरन की कमी हो सकती है। ठीक है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं मोस्टली, अगर नहीं लेते हो तो। टेकिंग ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को स्त्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, होमोफेज, ये हमने पहले ही पढ़ा था। ये किसमें? विटामिन के। अगर आपको कुछ चोट लग जाती है फिर मतलब खून का थक्का नहीं बनता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आती है। देन बांझपन मतलब क्या है? ये स्टेरिलिटी अगर किसकी कमी से होती है? ये विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया बच्चों को ड्राई वर्ड लिख के, और ड्राई की वजह से बच्चों ने बी आंसर टिक कर दिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। सीधा का सीधा क्या है? ये ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, इस टाइप की बीमारियां या विटामिन डी की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट शुड द एएनएम टीच मदर्स फॉर द स्टार्टिंग टू द सप्लीमेंट्री फूड टू बेबी आफ्टर 6 मंथ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 years। ये तो सिंपल सा है, आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में ये देखते रहते होंगे, राइट? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का महत्व क्या है? पोषण का ही सबसे, चाहे वो 5 साल के बच्चे हों, चाहे वो 10 साल के बच्चे हों, किसी भी साल के बच्चे हों, लेकिन उनमें सबसे बड़ा पोषण का महत्व जो है, या फिर ये कहो न्यूट्रिशन का जो महत्व है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों में रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम उनको अच्छा पोषक तत्व तो आहार देते हैं, मतलब उसको बैलेंस डाइट देते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे में बर्ड एंथ्रोपोमेट्री बेसिकली क्या है? हम अपने हाथों से जो भी काम करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक होता है वो, राइट? तो इसमें क्या भौतिक मापन इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का मापन यानी हम नहीं करते हैं, ना ही वो आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं कोई, ना कोई सामाजिक स्थिति को किसी भी तरह से एएनएम मापती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि वो कीटाणुनाशक तकनीक को बनाए रखें। ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ये तो सीधा ही। टू मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक, ये एसेप्टिक टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उदर के कौन से भाग होते हैं? मतलब इसमें पार्ट, स्टोमक के पार्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सिंपली था फंडस, बॉडी और पेलोस। ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। मानव शरीर के कौन से अंग एंजाइम लाइपेज को उत्पन्न करता है? तो अग्नाशय इसको करता है, क्या बोलते हैं इसको? पेनक्रियास। फेफड़े की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द कवरिंग आउटर लेयर ऑफ लंग्स? क्या बोला जाता है इसको? प्लूरा। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेस्टिकेशन प्रोसेस क्या है? चबाने की प्रक्रिया को बोलते हैं सिंपली। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्ट ऑफ चूइंग। मूत्रपथ के संकरण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है? राइट, विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? कौन सी शिक्षा दी जाती है कि आप अपने यूरिन को लंबे समय में तक होल्ड नहीं करें? ठीक है, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण क्या होता है? किस तरह का संक्रमण हो जाता है? देखिए, मोस्टली क्या है कि आप सही तरह से अगर त्वचा को नहीं धुलते हैं तो जो पोर स्पेसेस होते हैं जो आपकी स्किन में, वो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, पोर स्पेसेस क्या होते हैं? पोर स्पेसेस आपके बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह ये सारी चीजें निकलने लगती हैं। तो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्लॉटिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है? अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसके रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे लोगों से, चाहे वो फ्रेंड्स के लेवल पे हो या फिर उसके सोशल रिलेशन। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनेट रिस्पॉन्स दैट द माइंड अनकॉन्शियसली यूज टू कोप विद द सिचुएशन दैट एंजाइटी डिस्ट्रेस। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। गलत समायोजन की विधियां कौन कौन सी हैं? गलत समायोजन में क्या आता है, विड्रॉल, स्कूल रिजेक्शन, ड्रग अब्यूज। Which of the following prevention include to the promoting the healthy lifestyle in childhood? चाइल्डहुड में हेल्दी लाइफस्टाइल ये किसमें देते हैं? ये बेसिकली थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जिस तरह से हिंदी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट, और ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, राइट। अगर इसके इंग्लिश के आंसर को आप प्राइमेसी देते हो तो फिर इसमें आपका प्राइमरी प्रिवेंशन सीधा सीधा साफ आंसर हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ इन्फेक्शन गलती से लिखा हुआ है तो अगर इसको देखेंगे तो प्रिमोडियल जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लगा हुआ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेप्स कैन बी कंसिडर टू स्टॉप द ब्लॉकिंग चैनल ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसको सही तरह से देखने की कोशिश करिए। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो इसमें लैब टेस्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरा ये आपका नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 का टाइम आया था, और कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की कि किस तरह से जो चेन है, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है कोविड-19 के वायरस को रोका जा सकता है। जैसे उसमें क्या था, उसमें सिंपली ये था कि आपको घर के अंदर रहना था और आपको उन सारी जगहों से बचना था जहाँ पे कि ट्रांसमिशन के चांसेस हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? तो ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू बड़ा आराम से फैलता है, राइट। तो ड्रॉपलेट इसमें आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, खसरा कारक जीव क्या है? मतलब एक तरह से ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप आरएनए वायरस, वन स्टेरोटाइप। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? 3 महीने से अगर ज्यादा आपको कफिंग हो रही है, 3 वीक से, सॉरी 3 वीक से ज्यादा अगर लगातार आपको खांसी है, तो ये चांसेस हैं कि आपको एक टीबी हो सकती है। यू हैव टू गो फॉर द चेकअप। रोगी के इतिहास को एकत्रित करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ये कह रहा है कि प्राइमरी डेटा जो है सोर्स, वो क्या होता है, वो पेशेंट हिमसेल्फ, ठीक है, वो पेशेंट से ही आप ले सकते हो, राइट, सिंपल डायरेक्टली। यानी आप किसी रिलेटिव से लोगे या फिर किसी, मतलब किसी भी टीम मेंबर्स, किसी से भी आप डेटा लेंगे तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, राइट। हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया बोलते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान जैसे जो स्टेथोस्कोप से आप देखेंगे खड़खड़ की आवाज जो हम सुनते हैं अपने चेस्ट पे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एक्स्टिकुलेशन, ठीक है। डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल, हाउ द नर्स वुड आइडेंटिफाई वेदर द फिल फ्लूइड, गैस और सॉलिड। आपके पेट में फ्लूइड है, गैस है या सॉलिड है, इसका एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? बाई प्रिक्यूजन के द्वारा। आपने देखा है कि डॉक्टर दबा दबा के चेक करता है कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, व्हाट इज द बीट डिफिकल्टी टू पल्पेट द पल्स इज कॉल्ड। जब आप पल्स ले रहे होते हैं उस टाइम पे आप देखते हैं कि अगर बहुत ही इरेगुलर टाइप की पल्स है और उसको डिटेक्ट करने में काफी मुश्किल हो रही है, तो इस टाइप की पल्स को क्या बोलते हैं? 3D पल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वल ऑफ अबॉर्शन। तो इसको क्या होता है, सिक्वल ऑफ अबॉर्शन? तो अबॉर्शन के बाद में क्या होता है, हेमरेज की कंडीशन आती है, मतलब ब्लीडिंग की कंडीशन होती है। What is the terminology used for condition where the patients feel breathing difficulty laying down? अगर लेइंग डाउन पोजीशन में अगर कठिनाई महसूस करता है सांस लेने में, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपिया। सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी के कमरे या भवन को खाली कराने के बाद कीटाणु रहित करना। अभी कोरोना के टाइम में इसको बहुत आपने सुना होगा, टर्मिनल कीटाणु शोधन इसको बोलते हैं, राइट, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को करना क्या बोला जाता है? ये तो गर्भपात बोलते हैं या फिर इसको अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NIPI गाइडलाइन, फ्रॉम विच मंथ द आयरन टैबलेट्स आर स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो NIPI के अकॉर्डिंग जो है वो 4th मंथ से क्या है, आप आयरन की टैबलेट देना शुरू करते हैं।
1971 के भारतीय कानून के अधिनियम के अनुसार गर्भपात की अनुमति किस सप्ताह तक दी जा सकती है? अगर न्यू देखेंगे अभी तो ये 24 कर दिया गया है, राइट, लेकिन ओल्ड में ये 1971 एमपीटी एक्ट के तहत देखेंगे तो ये 20 मंथ है, तो इसमें 20 जो है वो बी सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच इज नॉट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टू द हाइपर प्रेमिसिस टू द गिबरेलिज्म, तो इसमें क्या है? माल न्यूट्रिशन। प्लेसेंट्रा प्रोविविया कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के। चलिए, प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस तक की जांच करनी चाहिए? 5। APGAR स्कोर पर 4 to 6 नवजात में क्या माना जाता है? इसका सिंपल आंसर क्या है? माइल्ड डिप्रेशन का सिग्नेचर होता है अगर 4 to 6 के डोमेन में कोई गिर रहा है। नवजात शिशु के तापमान को स्थिर बनाए करने के लिए क्या करते हैं? जनरली माँ के साथ ही शिशु को छोड़ा जाता है जिससे कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए और वो फील गुड कर पाए जैसे कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि सीधा का सीधा जो हार्ट बीट है बेबी की वो माँ से मैच करती है, इसलिए वो सिक्योर फील करता है। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का प्रयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। मैं 90% अगर देखूं तो इसमें आंसर जो है वो टेटनस लगाते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि अगर दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए, कीटाणु रहित उपकरणों को देखा जाए तो इसमें टिटनेस आंसर आएगा, राइट। लेकिन गर्भनाल बंधन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो एनीमिया हो जाएगा। मतलब अगर आप उसको गर्भनाल को सही तरह से नॉट को बांधते नहीं हो और उसमें से ब्लीडिंग अगर होती रहती है तो फिर बच्चे में क्या हो जाएगी? एक तरह से ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो सकती है, मतलब आयरन की कमी से। ठीक है। विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड विद द न्यूबॉर्न बेबी बाय स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट एंड कॉर्ड टाइड ड्यूरिंग डिलीवरी? ठीक है। वैसे अमूमन एनीमिया की कंडीशन बच्चों में नहीं होती है, छोटे बच्चों में नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 90 और 99% आंसर आपका ट्रिंडस होगा। 1% हो सकता है उसको एनीमिया आंसर माने अगर उस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? पॉजिटिव साइन प्रेगनेंसी का क्या होगा? फेटल मूवमेंट, सीधी सी बात है। चेंजेस ऑफ यूट्रस, ब्रेस्ट चेंजेस, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब इधर उधर होता रहता है, लेकिन फेटल मूवमेंट जो है वो कंफर्म पॉजिटिव साइन है इसका। ठीक है। फोटोग्राफिक गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये एक्स के द्वारा दिखता है इसको। ठीक है। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? ये बेसिकली सेकंड स्टेज में डिलीवरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सिंपली इट गिव्स टू द प्रिमोरडियल वास टू द मदर। हम लोग सिंपल सिंपल आंसर्स जल्दी से जल्दी करते जा रहे हैं, इसमें से किसी एक्सप्लेनेशन की किसी को भी जरूरत होगी तो कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच टाइम। ओलिगोहाइड्रेशन नियोजन में क्या किया जाता है? ये सिंपली 300 ml। ये तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम खर्च करना चाहिए। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंच जाता है? राइट। एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूरेन फंडस रीचेज विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो जिविस्ट्रम, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पेल्विक नस में दबाव के कारण बैक पेन होता है। प्लेसेंटा पूरी तरह किस सप्ताह में बन जाता है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच इज द फेज ऑफ menstrual cycle where the endometrium becomes more vesicular and may start seeding? सेकेंडरी फेज। मासिक धर्म की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कितने घंटों में सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज द कंडीशन अंडर विच द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय एमपीटी एक्ट? रिस्क ऑफ चाइल्ड बीइंग बोर्न विद द सीरियसली हैंडीकैप। अगर ऐसा है कि बच्चा बहुत सीरियसली हैंडीकैप है, जैसे
कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का सिस्टम उसका डेवलप नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या है कि उसको टर्मिनेट करने की परमिशन कोर्ट दे सकता है आपको, राइट। विच सिम्टम मे बी सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स विद द gestational diabetes, हाई वेट ऑफ फोर्स। कौन सा स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? स्कूल स्वास्थ्य सेवा में देखा जाए तो अडल्सेंस, रिप्रोडक्शन एंड सर्विस ऑफ हेल्थ से कोई लेना देना इसका स्कूल से प्रोग्राम से नहीं है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विस अंडर द स्कूल सर्विस प्रोग्राम? मिड डे मील, टीचर्स ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन। मिड डे मील। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? 1961 में बेसिकली जो विद्यालय आपके बनाए जाते थे वो क्या रहते हैं? वो सिंगल स्टोरी होने चाहिए, एक ही मंजिल, ताकि रिस्क फैक्टर न रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कई एक मंजिला इमारत है, उसमें हो सकता है अगर बच्चा कहीं पे है और वहां पे उसने क्या किया, वहां पे वो गिर गया उसी किसी हाइट से, तो इसकी वजह से एक मंजिल ही इसको रखने की सजेशन दी जाती है। एक चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? 5,000 से 6,000। स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये आपका 1 वीक ऑफ अगस्त तक इसको मनाने का प्रावधान है। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन पेय केवल माँ से दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो इस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई भी चीज पर्टिकुलरली सिंबॉलिक कहें या हाँ सोलली ये कहें कि किसी एक ही चीज पे डिपेंड है, तब उसको एक्सक्लूसिव का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग एक्सक्लूसिव एजुकेशन यूज करते हैं, तो इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? तो सीधी सी बात है, सिंपल हो गया, कृत्रिम पोषण से महंगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही सस्ता है, मतलब आपको कुछ नहीं देना, बस माँ को खाना पीना है, राइट। निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान कराने के लिए स्तनपान के लिए रखने का कौन सा सही उपयुक्त सही तरीका है? पूरी तरह से आपको पकड़ना है, सहारा देके बच्चे को ठीक से। सिरिंज का वह भाग जहाँ सिरिंज के साथ फिट होती है निडल, नोजल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बाद आने वाले स्तन को, ब्लड को, दूध को क्या कहा जाता है? तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क। यह दवा जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। दवाई देने से पहले इसकी कितने बार जांच की जानी चाहिए? मेडिकल अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए या मेडिकल लॉज के हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट उसको 3 बार चेक करना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं। बुखार के लिए आमतौर पे सीधा पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एस्प्रिन और एम्फेटामाइन। ये कह रहा है सबक्यूटेनस, सबक्यूटेनस में 45 डिग्री पे लगाते हैं हम लोग। उल्टी का इलाज एंटीमेटिक। मूत्र की बारंबारता को बढ़ाने के लिए डायोटिक्स का यूज करते हैं, तो सिंपली मूत्रवर्धक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से नहीं है? जीवन को संरक्षित करने के लिए, उपचार को लंबा करने के लिए, आगे की चोट को रोकने के लिए, घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत बनाए रखना। तो सिंपल क्या है, उपचार को आपको लंबा नहीं खींचना है। आमतौर पर कोहनी और टखनों पर सीधी सी बात है, इस तरह से हम लोग मोड़ मोड़ के लगाते रहते हैं, तो क्या है? फिगर ऑफ 8। चलिए नुकीली, अच्छा फिगर ऑफ 8 की जो नोट है उसको हम लोग माउंटेनिंग में, हाइकिंग और माउंटेनिंग में भी यूज करते हैं। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को बेसिकली क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें दो चीजें हैं। अगर सिर्फ नुकीली, कोई भी नुकीली चीज है और वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे लग के वहीं से निकल जा रही है, तब इसको पंचर्ड वुंड आप बोलोगे, नहीं तो उसको इंसिस्ट वुंड भी हो सकता है, वो चीरा लगा हुआ जैसे फॉर एग्जांपल। तब इसमें आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, और ज्यादा चांसेस हैं कि उसको इंसिस वुंड ही बोला जाए। अब ये समझ लीजिए कि ये आपका हाथ है,
राइट। अब यहाँ पे कोई भी नुकीली चीज लगती है और यहाँ से यहाँ तक उसको फाड़ देती है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो इंसिस्ट वुंड ही कहलाएगा, ज्यादा चांसेस है। स्पेशलाइज्ड अगर वो बोलता किसी निडल से लगा है, निडल टाइप की चीज से, तब उसको पंचर्ड हम लोग बोलेंगे। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, ए हो सकता है या तो डी आंसर हो सकता है, लेकिन 90 और 99% चांसेस जो होंगे वो इंसिस्ट वुंड के होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक बच्चे को क्या कहा जाता है, उसको शिशु कहेंगे या फिर इन्फेंट। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जल की जितनी भी चीजें हैं उनको सबको ढक के रख दीजिए ताकि बच्चा उसमें गिर ना जाए। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट्स को 1% में रखा गया है। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, पिता का स्वास्थ्य। क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका जो चीज निभाती है वो आनुवंशिकता निभाती है, पर्यावरण निभाती है, पोषण निभाती है। इनमें से भी अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे होता है आनुवंशिकता, ठीक है। बच्चे में अग्र फ्रंटल कब बंद होता है, ये आपका 12 से 18 महीने का जब बच्चा होता है तो आपका फ्रंटल जो है वो बंद होता है। आमतौर पर किस उम्र के बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलो, ये तो पैदा होता है बच्चा तभी लगभग होता है। अगर यहाँ डिलीवरी टाइम लिखा होता तभी भी इसको मान सकते हैं, 3.5-4 किलो तक चला जाता है बच्चों का वेट कभी कभी। आंत और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कौन सी एज है, तो इसके लिए क्या है, 1 से 1.5 साल लगभग। एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे शर्म और संदेह पैदा हो जाता है, 1 से 3 साल। 1 से 3 साल तो मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक तरह से, ये समझ लीजिए कि क्या है, बच्चा अपने आप से कुछ काम करने की कोशिश करता है यहाँ पे, और फिर जब वो नहीं कर पाता है तो उसको अंदर ही अंदर शर्म लगती है, राइट। तभी आप देखते हैं घर में कोई बच्चा खेल रहा होता है फिर अचानक से मतलब कुछ काम करने को वो नहीं करता है किसी के सामने। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप समझिए, जैसे कुछ बच्चे हैं, आप उनको एबीसीडी सिखाएंगे, राइट। एबीसीडी सिखाने के बाद वो आपके सामने बोलेगा, राइट। और बाहर से आपने किसी को बुला लिया घर में, ये, और उनके सामने आप उनको बोलेंगे बच्चों को कि देखिए देखिए आप एबीसीडी सुना दो बेटा, या फिर कोई गाना गा दो, तो वो बाहर के लोगों के सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि वो क्या करता है, वो संकोच करता है, उसको थोड़ी सी शर्म आती है, इसकी वजह से वो नहीं बोलता है, राइट। तो 1 से 3 साल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उम्र में बच्चे में अहंकार विकसित होता है। अच्छा, जो संदेह होता है ना, इस जैसे यहाँ बच्चे में शर्म आती है, शर्म और संदेह, कि 3 साल के बाद क्या होता है, 3 to 6 ईयर इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, राइट। 3 to 6 ईयर में क्या होता है, 3 से जब भी बच्चे ऊपर जाएंगे तो वो किसी काम को फिर करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंटली बच्चा कोई काम करेगा, फिर उसको ये लगेगा कि नहीं अब तो मैंने ये काम कर लिया है, मैं इसमें परिपक्व होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य व्यवहारात्मक निर्धारण है, जो स्वास्थ्य है उसका व्यवहारात्मक निर्धारक कौन है। सिंपली तो अभी हमने बात की थी अनुवंशिकता क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसकी बात कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वस्थ देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएससी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या क्या हो जाएगा, कैंसर। इन सम केसेस कैंसर भी होता है, लेकिन अमूमन इन जितने भी यहाँ पे आंसर्स दिए हैं उनके पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो कैंसर ही जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल आंसर है। हाउ मेनी पीएससीज आर कवर्ड बाई वन कम्युनिटी। अच्छा, पीएससी के नीचे क्या होता है, सीएससी आपके होता है, क्या होता है सीएससी, यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5M क्या है, तो 5M इसमें देखोगे, मैटरनिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी विकास केंद्र किस केंद्र पर काम करते हैं, तो ये सिंपली किस में काम करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है, लगभग 30,000 की आबादी। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए। रोगी के लिए निर्णय लें, उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा ना करें, बीमारी के लिए पर्याप्त और उपचार के बारे में सलाह दें,
इलाज में रिश्तेदारों को शामिल ना करें। या बिल्कुल सही बात है। एडवाइस करनी है आपको रिगार्डिंग टू द एडिकेट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, कि एक परेशानी है, इस परेशानी से कैसे लड़ा जा सकता है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी आप मरीज को देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? जोखिम की पहचान करना, भावनात्मक समर्थन, निर्णय लेने में सहारा, उपरोक्त सभी। ये सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप इनकलकेट करते हैं इसमें। रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी है, इमोशनल सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, ऑल ऑफ दैट। डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? इसमें देखा जाए तो सिंपली सी बात यह है कि इफ यू हैविंग द ग्रेट नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो फिर आप उसको पूरी तरह से बता पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छी तरह से विटामिन ए की चीजें नहीं लेंगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, राइट। विटामिन डी को सही तरह से नहीं लेंगे, यू विल बी फॉल इन विद द रिकेटस और ओस्टियोपोरोसिस लाइक दैट। तो ये सारी चीजें की जानकारी होना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एमिनो एसिड्स जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। द पैथोलॉजिकल स्टेट एंड रिजल्टिंग फ्रॉम अ disabsorption among the essential nutrients with and without absolute deficiency of any nutrients is called। अब इसको समझिए संभाल के। इसमें अंडर न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक डिफिशियंसी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। The pathological state resulting from the disabsorption among the essential nutrients with or without absolute deficiency of any nutrient is called। अगर सिर्फ न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी किसी भी भोजन में देखी जाएगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माण आहार है? राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी बिल्डिंग फैट? बॉडी बिल्डिंग किसको बोलते हैं? प्रोटीन को, राइट। प्रोटेक्टिव फूड भी हम लोग विटामिन को ही बोलते हैं, राइट। इम्यूनिटी सिस्टम को वही हेल्प करता है। संरक्षित भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? व्हाट डज द प्रोटेक्टिव फूड टू डू आवर बॉडी? ये क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये था एएनएम के पूरे एग्जाम के बारे में। बहुत सारे जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हमारा करने का उद्देश्य ये है क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस है उसमें हेल्थ साइंस का भी बहुत बड़ा पार्ट है। और हेल्थ साइंस से कुछ क्या बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो रिपीटिव आते रहते हैं अल्टरनेट एग्जाम्स में। अभी आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में जो हेल्थ का पार्ट है वहां से इसमें दिए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा और आप सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।